नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य ऑनलाइन चैनल पर मैं प्रभु दयाल आपका स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत पढ़ रहे थे आदिकाल में हमने रासो, रास, नाथ और सिद्ध साहित्य को विस्तृत अध्ययन किया और आज हम पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य में लौकिक गद्य पद्य साहित्य, उनके रचनाएँ और उनके रचनाकारों के साथ विशेष तथ्यों को। ये क्लास हिंदी व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता के साथ साथ नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी तथा उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है जिनमें हिंदी को शामिल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। सबसे पहले हम बात करेंगे बसंत विलास रचना की। जो बसंत विलास रचना है उसका लेखक और समय दोनों ही अज्ञात है। बसंत विलास रचना में 84 दोहे हैं। जो बसंत विलास रचना का वर्ण्य विषय है वो है स्त्रियों पर बसंत ऋतु के मादक प्रभाव का चित्रण। और माता प्रसाद गुप्त जी ने इसका जो रचना काल है वो 13वीं शताब्दी माना है। बाकी इसका कोई प्रमाणिक तथ्य प्राप्त नहीं होते हैं। और माता प्रसाद गुप्त ने ही इनके बारे में एक तथ्य कहा है कि यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। उसके बाद इसके अन्य तथ्यों की बात करें तो यह रचना सर्वप्रथम 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी। इसके प्रथम संपादक श्री केशवलाल हर्षद राय ध्रुव थे। राहुल वेल की जो श्रृंगार भावना चरम पर पहुंचाने का कार्य बसंत विलास ने किया है। इसका जो काव्य रूप है वो मुक्तक है और इसका प्रधान रस है वो वियोग श्रृंगार है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज सब भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। उसके बाद बसंत विलास रचना से कुछ पंक्तियाँ हैं जो नेट जेआरएफ के परीक्षा में बार बार पूछी गई है। ईणी प्री कोयली कुंजई पुंजई युवती मनोर विदुर वियोगनी धुजई कुंजई मायण किशोर। ये रचनाएं बसंत विलास से ही पंक्तियाँ ली गई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं संदेश रासक की। संदेश रासक के रचनाकार अब्दुल रहमान या अदैमान है। जो भाषा का शब्द है वो अदैमान है। और इस रचना का जो समय है वो है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एवं 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध का जो काल है। संदेश रासक का जो काव्य रूप है वो एक खंड काव्य है। इसमें 3 सर्ग है जिन्हें प्रक्रम कहा गया है। इस रचना में 223 छंद या कह सकते हैं कि पद है और यह रचना रासक छंद में लिखी गई है। रासक छंद 22 से लेकर 39 तक मात्राओं का एक विशिष्ट छंद है। भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुसलमान कवि अब्दुल रहमान थे। ये विशेष रूप से याद रखने योग्य है। श्रृंगार काव्य परंपरा की ये सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। इसका जो कथानक है उसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का इसमें वर्णन किया गया है। वियोग श्रृंगार रस प्रधान इस रचना में। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है। द्विवेदी जी ने श्रृंगारिक परंपरा का आरंभ संदेश रासक से ही माना है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि संदेश रासक बहुत महत्वपूर्ण विरह काव्य है जो एक और ढोला मारू की मारवणी की याद दिलाता है तो दूसरी तरफ पद्मावत की नागमती की। उसके बाद आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का एक विशिष्ट कथन और मिलता है कि इस संदेश में ऐसी करुण वेदना है जो पाठकों को बरबस आकृष्ट करती है।
ये 11वीं शताब्दी की रचना मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद एक विशेष रचना प्राकृत पेंगलम की बात करते हैं। प्राकृत पेंगलम यह किसी एक कवि के द्वारा रचित नहीं है, बल्कि यह बब्बल, जज्जल, सारंगधर और विद्याधर के पदों का संग्रह है। इसका जो संकलन है वो 14वीं शताब्दी के अंत में किया गया था लक्ष्मीधर के द्वारा। इस रचना में प्राकृत पेंगलम पर जो इस पर एक टीका लिखी गई है वो भी बंशीधर ने लिखी थी प्राकृत पेंगलम नाम से। और 8 छंद इसमें अमीर रसों के मिलते हैं, जिसके आधार पे शुक्ल जी ने अमीर रसों ग्रंथ की परिकल्पना की है। इस ग्रंथ से विभिन्न वर्गों की जो आर्थिक स्थिति है उसका भी पता चलता है। इस प्राकृत पेंगलम ग्रंथ में पुरानी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, मैथिली आदि भाषाओं के मिश्रण है। सुखी और संपन्न जीवन के विषय में इस ग्रंथ में चर्चा की गई है। प्राकृत पेंगलम में पाए जाने वाले छंद सारंगधर के हैं, तो उन्हें कुंडलियाँ छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना जा सकता है। यह कथन डॉक्टर बचन सिंह जी का है। हिंदी के प्रारंभिक भाषा रूप और छंद को समझने के लिए प्राकृत पेंगलम एक प्रमाणिक ग्रंथ है। यह कथन भी डॉक्टर बचन सिंह जी का ही है। प्राकृतम पेंगलम का जो प्रकाशन है वो बिब्लियोथेका इंडिया जो रचना है प्रकाशक है उसमें हुआ था। प्राकृत पेंगलम में अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की अनेक रचनाओं के नमूने प्राप्त होते हैं। यह कथन राहुल शंकरताइन का है। इसके बाद हम बात करेंगे एक रचना जो प्राप्त नहीं होती है, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। और एक रचना है जयमेघ जसचंद्रिका, यह मधुकर कवि की 1186 के आसपास लिखी गई रचना है। दोनों ही रचनाओं का वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। दयालदास द्वारा रचित राठौड़ारी ख्यात से इन रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। दयालदास ने कनौज का जो वृत्तांत है वो इन्हीं रचनाओं के आधार पर लिखा है। राजा जयचंद की वीरता का उल्लेख भी इस रचनाओं में मिलता है। राठौड़ारी ख्यात जो ग्रंथ है जिसमें इन दोनों रचनाओं का उल्लेख मिलता है, यह बीकानेर के संग्रहालय में सुरक्षित है। उसके बाद हम बात करेंगे रणमल छंद रचना की। यह श्रीधर व्यास की रचना है। 1454 में विक्रम संवत में इसकी रचना की गई। इसमें रणमल की वीरता का वर्णन किया गया है। 70 छंदों की यह रचना है। दशरथ शर्मा द्वारा संपादित रास और रासान्वी काव्य में संकलित की गई है। उसके बाद हम बात करेंगे लौकिक गद्य साहित्य की। लौकिक गद्य साहित्य में सबसे पहले बात करते हैं राहुल बेल की। यह रचना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विशेष रूप से याद रखें। रोड़ा कवि के द्वारा रचित है। 10वीं शताब्दी में रचित है। ये सर्वप्रथम शिलाओं पे रचित है, यानी पत्थरों पे लिखी गई है एक तरह से। प्रथम चंपू काव्य परंपरा की रचना भी है ये चंपू काव्य, जिसमें गद्य और पद्य दोनों को मिलाकर लिखा जाता है। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्श का वर्णन भी मिलता है इसमें। राहुल नाम की नायिका है, उसका वर्णन भी चंपू शैली में किया गया है। हिंदी में प्रथम रचना जिसमें नक्शिक वर्णन है, ये याद रखने वाली बात है। पहली रचना है जिसमें नक्शिक का वर्णन किया गया। नक्शिक का मतलब होता है सिर से लेके नक पैरों तक का संपूर्ण वर्णन। नक्शिक परंपरा का आरंभ भी इसी रचना से माना जाता है। राहुल की रचना में 7 भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी भाषा प्रमुख है। और ये जो शिलांकित रूप है ये मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित है।
डॉक्टर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था कि राउलवेल हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू परंपरा की प्राचीनतम रचना है। उसके बाद हम बात करेंगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण की। यह दामोदर शर्मा की रचना है। 1145 के आसपास इसकी रचना हुई। समय लगभग 12वीं शताब्दी माना जाता है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। विशेष रूप से याद रखने वाली बात है कि ये व्याकरण ग्रंथ है। बनारस और उसके आसपास के क्षेत्रों की भाषा और संस्कृति की जानकारी भी इस रचना से मिलती है। महाराजा गोविंद चंद्र के पुत्रों को संस्कृत सिखाने के उद्देश्य से दामोदर दास शर्मा ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की थी। दामोदर शर्मा इस ग्रंथ की भाषा अपभ्रंश बताते हैं, जबकि डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी इसकी भाषा प्राचीन कोसली, जिसको अवधी भी कहते हैं, मानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ण रत्नाकर की। वर्ण रत्नाकर जो रचना है वो ज्योतिष ठाकुर की रचना है। ये इसका जो रचना काल है वो 14वीं शताब्दी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। यह एक शब्दकोश है। इसकी भाषा मैथिली है। इसको मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, मैथिली का विश्वकोश किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ज्योतिष ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर को। इसमें 8 अध्याय है जिन्हें कलोल कहा गया है। इसमें 84 सिद्धों का उल्लेख भी मिलता है और तत्कालीन जो दरबारी संस्कृति है उसका वर्णन भी इसमें मिलता है। इसका जो प्रकाशन है वो सुनीत कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से करवाया गया था। इस तरह से आज की क्लास में हमने लौकिक गद्य साहित्य के बारे में पढ़ा। अब आदिकाल की हमारी एक अंतिम क्लास है, जिसके साथ ही आदिकाल समाप्त हो जाएगा और फिर भक्ति काल शुरू हो जाएगा। तो अंतिम क्लास लेकर जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।